हाँ भाई बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल है? सब बढ़िया। अब ये बताओ, लास्ट लेक्चर में कितना पढ़ लिया था हम लोगों ने? डाइल्यूशन एंड इफेक्ट्स। रेहान भैया कहाँ एब्सेंट थे लास्ट लेक्चर में? कहाँ एब्सेंट थे? खुश हो रहे हो यार तुम तो। चलो कोई नहीं, क्लास के बाद बात करेंगे अपन। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को डाइल्यूशन पढ़ा दिया था। डाइल्यूशन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया था। अब जरा एक बार अपने नोट्स को मत देखो और मुझे देखकर बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन? बिल्कुल सही है, जीरो कंसंट्रेशन। लेकिन होता क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? करते क्या है? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जब टूटता है तो उस सिचुएशन को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और एक बात का ख्याल रखना, डाइल्यूशन का असर इलेक्ट्रोलाइट पे पड़ता है। लेकिन मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट हैं बेटा, एक एक्स है और एक वाई है। मैंने डाइल्यूशन करा दोनों का बराबर, ठीक है, मैं दोनों का बराबर डाइल्यूशन कर रहा हूं। एक्स पर असर पड़ता है 5 टाइम्स डाइल्यूशन का या 5%, वाई पर पड़ता है 25 टाइम्स या 25%। आप इसे टाइम्स बोलो या परसेंटेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर एक्स क्या है और वाई, इन दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट वीक? मैं दोनों पे बराबर डाइल्यूशन कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रोलाइट पे 5 गुना फर्क पड़ रहा है, अगले पे 25 गुना फर्क पड़ रहा है। कौन सी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है और कौन सी इलेक्ट्रोलाइट वीक है? ये वाला कौन सा है? ये स्ट्रॉन्ग है। हाँ भाई तऊर बेटा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग है वीक? कौन सी स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है? तनिष तुम बताओ। एक्स स्ट्रॉन्ग है। आर यू श्योर? ऐसा क्यों? अच्छा वाई करेक्ट आंसर है, वाई वीक है एक्स का। पता है क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सुनो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल कंडीशन पे मान लो 90 से 95% टूट रहा है। तुमने खूब मेहनत करी, डाइल्यूशन करा, तामझाम करा, 90 से ये टूट गया 95। कितने का फर्क आया? 5% का। वीक इलेक्ट्रोलाइट 5% टूट रहा था। कितना टूट रहा था? तुमने डाइल्यूशन करा, टूटते टूटते वो पहुंच गया 20%। कितने का फर्क पड़ा बेटा? 15% का। बताओ ज्यादा फर्क किस पे पड़ता है, स्ट्रॉन्ग पे या वीक पे? अरे वीक पे ज्यादा असर पड़ेगा यार। दो लोग एग्जाम दे रहे हैं, एक हमेशा फेल होता ही रहता है, वो भी एग्जाम दे रहा, अगला 90-95 लेकर आता है, वो भी एग्जाम दे रहा है। अब एग्जामिनर ने कहा कि देखो यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, जितनी चीटिंग करते मैंने कर लो, बुक ओपन करके कर लो। तुम बताओ, जो ऑलरेडी 95 ला रहा था उसको चीटिंग से क्या ही फायदा होगा भाई? बहुत से बहुत 5 नंबर बढ़ा के 100 ले आएगा, ऐसा तो नहीं 120 ले आएगा 100 में, बहुत से बहुत 100 लाएगा। लेकिन बेचारा जो 0 ला रहा था, कभी कभी 2-4 नंबर ला रहा था, वो अगर 60-70 पे पहुंच गया तो उसके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। इतना बड़ा अचीवमेंट हो गया कि उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं होगा कि इतने नंबर ले आए। बेटा गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो आप बताओ किस पर ज्यादा असर होता है, स्ट्रॉन्ग पर या वीक पर? वीक पर। भाई साहब ये अपने सेंट्रल बोर्ड का क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन नोट करो। ऑन डाइल्यूशन आयनाइजेशन ऑफ एक्स, ऑन डाइल्यूशन आयनाइजेशन ऑफ एक्स इंक्रीजेस 5 टाइम्स। कितना बढ़ता है? इंक्रीजेस 5 टाइम्स। एंड दैट ऑफ y increases 25 times. Now identify x and y. Now identify x and y. तो आंसर जो होगा वो ये होगा, x is, क्यों बेटा x क्या होगा? x is strong electrolyte। क्यों भाई y में क्या लिखोगे? y is weak electrolyte। ये चीज जो बहुत आसान लग रही है, जब ये लास्ट मोमेंट पे हम जब रिवीजन कर रहे होते हैं, वहां जब इस जैसे क्वेश्चन आते हैं तो बड़ी तकलीफ देने वाली चीजें हो जाती है। जब आप पढ़ रहे होते हो तो ये चीजें इतनी दिक्कत नहीं करती हैं बेटा, एंड मोमेंट पे बहुत परेशान करती हैं। x is strong electrolyte, y is weak electrolyte। और इसी के साथ हमारा ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अगर ये कंप्लीट हो गया तो मैं स्लाइड चेंज करूं, स्टार लगा के लिखूं। क्या लिखा हुआ है? डेबाई-हकल ऑन सैगर इक्वेशन। क्या हुआ, कोई आया है क्या? अच्छा बेटा सुन लो, बेटा क्या कह रहा है, क्या सुनाना चाह रहे हो ये तो बेटा रेहान वो अटेंडेंस शीट ले लो। अच्छा हीरो इससे बोल रहे थे रेहान, तो यार हीरो बोलोगे तो कोई क्यों सुनेगा यार? मैं बार बार पलट के देख रहा कि कौन बुला रहा है। डेबाई-हकल ऑन सैगर इक्वेशन लिख लिया। सुनो बेटा, ये डेबाई-हकल ऑन सैगर इक्वेशन ग्राफ बनाने के काम आती है। क्या बनाने के काम आती है? ग्राफ बनाने के काम आती है। और 2 साल पहले जेई एडवांस के अंदर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आया था कि आपको करेक्ट डेबाई-हकल ऑन सैगर इक्वेशन को पिक करना, ठीक है? अब ये इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन है, क्या लिखा है मैंने? ये है मोलार कंडक्टिविटी, बेटा ये मोलार कंडक्टिविटी है। ये है मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। याद है पिछली क्लास में पढ़ा था, माइनस बीटा अंडर रूट सी। बीटा यहां पर कांस्टेंट है बेटा, बीटा क्या है यहां पर? बीटा यहां पर कांस्टेंट है। और एग्जामिनर अपनी मर्जी से कांस्टेंट को बदल देगा, कभी अल्फा लिख देगा, कभी गामा लिख देगा, कभी एक्स लिख देगा। और जहां तक मुझे याद है हल्का हल्का, जो जेई मेंस या एडवांस का जो क्वेश्चन था ना, उसमें यहां पर ए लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ए लिखा हुआ था। तो एग्जामिनर कांस्टेंट का साइन बदल सकता है, इट्स साइन में चेंजेस। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि इसका साइन जो होगा वो क्या होगा? एज पर क्वेश्चन जो भी चेंज होना है हो जाएगा। इस पे ग्राफ बनाना है। कितने मैथ्स वाले हैं जो ग्राफ की इक्वेशन जानते हैं? y = mx + c जानते हो? बताओ y एक्सिस पे क्या है? कहोगे सर देखो y एक्सिस तो ये सीधी लाइन होती है। बेटा ये सीधी लाइन क्या होती है? y एक्सिस, बहुत बढ़िया। और ये जो आरंभ कर रही होती है वाली लाइन x एक्सिस, बहुत बढ़िया।
y एक्सिस पे क्या आएगा? मोलार कंडक्टेंस आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। x एक्सिस पे क्या आएगा? हाँ भाई लड़के लड़कियों, x एक्सिस पे क्या आएगा? देखो दिमाग लगाओ जरा। x एक्सिस पे आएगा √c। बेटा जब इक्वेशन पुट करेंगे ना तो ये होगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अरे जहां पे दो इंटीजर एक साथ होते हैं उन्हीं में से तो एक m और x होता है। चलो फिर मैं कहाँ मैथ पढ़ाने लगा तुमको। तो तुम बस इतना ख्याल रखो कि y एक्सिस पर मोलार कंडक्टिविटी आएगी, x एक्सिस पर आएगा √c। इसका स्लोप जो होगा वो होगा माइनस बीटा। माइनस बीटा का मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? माइनस का मतलब डिक्रीजिंग, प्लस का मतलब इंक्रीजिंग। अच्छा ये कौन सी क्लास में पढ़ा था? y इक्वल्स टू mx प्लस 11 में पढ़ा था, जब भी भूल गया तुम लोग, कोई बात। अब सुनो, यहां पर आप अगर गौर से देखो तो मैंने दो स्लोप बनाए हुए हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो स्लोप है ना बेटा वो थोड़ा कर्व फॉर्म में आएगा और उसकी शुरुआत नीचे से होगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बेचारे की मोलार कंडक्टिविटी वैसी कम होती है, फिर वो डिक्रीज होती जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्लोप ऊपर की तरफ से आएगा। आगे जा रहे हैं तो √c बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है बेटा? मोलार कंडक्टिविटी बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी के पास बेटा देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वीक की कम होती है, इसमें कोई डाउट? कंसंट्रेशन बढ़ने से कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? 1000 × K/C। अगर मैं C बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमारे पास आगे जा रहे हैं तो C बढ़ रहा है, तो कंडक्टिविटी ऊपर जाएगी नीचे कम होगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा वैल्यू कम नहीं होगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। वीक इलेक्ट्रोलाइट बेचारा अपना मिनिमम वैल्यू तक। स्लोप बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिक्रीज कम हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिक्रीज ज्यादा हो रहा है। एक और बात सुनो, एक सेकंड मेरी बात सुन लो, अगर तुम कंफ्यूज ना हो तो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 5 मिनट पहले मैंने डाइल्यूशन बताया था, डाइल्यूशन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर असर और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, याद है? अगर मैं रिवर्स कर रहा हूं तो रिवर्स में देखो, आगे जा रहा हूं तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, पीछे जा रहा हूं तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है। बोलो हाँ या ना? अब आप खुद बताओ, पीछे जाने पे किस किस कर्व में ज्यादा राइज आ रहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के कर्व में ज्यादा राइज आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कर्व में या स्लोप में ज्यादा राइज नहीं है। समझ में? आगे जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर आ रहे हैं, पीछे जाएंगे तो क्या बढ़ रहा है? डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी में ज्यादा फर्क किस में आ रहा है बेटा? स्ट्रॉन्ग में या वीक में? वीक में ज्यादा फर्क आ रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। स्ट्रॉन्ग में कम आ रहा है। क्लियर है? लिखो बेटा लिखो, लेवल थोड़ा सा टच कर गया, लिखो लिखो, बहुत शानदार चीज। किसी के पास MTG हो या किसी के पास PYQ हो तो ये क्वेश्चन आपकी PYQs में मेंशन है। यहाँ पर X लिखा है, यहाँ पे Y लिखा है, तुम्हें बस X और Y को आइडेंटिफाई करना है। क्या होगा X? जल्दी बताओ। जिसका स्लोप जरा सा डिक्रीज होगा वो स्ट्रॉन्ग, जिसका ज्यादा डिक्रीज होगा वो वीक। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और अगर आप इसी में पीछे की तरफ जाओगे तो क्या बढ़ेगा? डाइल्यूशन। क्या बढ़ेगा? डाइल्यूशन बढ़ने पर किसमें ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है? वीक में। देखो वीक यहाँ पर है, डाइल्यूशन करूंगा यहाँ पहुंच जाएगा कितना ऊपर। स्ट्रॉन्ग में जरा सा फर्क देखने को मिलेगा। तो हमारी सारी की सारी थ्योरीज इससे प्रूव्ड हो रही है। क्यों भाई? क्लियर है? कोई डाउट? बीटा का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का साइन बदल सकता है, कांस्टेंट का साइन बदल सकता है। बेटा ख्याल रखना, ये इक्वेशन आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली इक्वेशन है। इसका नाम है डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन। और अगर ये क्लियर हो गया, जो एक बहुत छोटी सी बच्चों वाली चीज है। अच्छा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड √c। अब मसला ये है कि एनसीईआरटी की बुक में ये वाला फॉर्मूला नहीं है, तो बच्चों को लगता है यार √c कहां से आएगा, बेचारे ये वाले फॉर्मूले में √c ढूंढ रहे हो। तुम बताओ इस फॉर्मूले में c है या √c है? अरे c है। और अपन को प्लॉट करने को क्या देता है? अच्छा, कई टीचर इतने बड़े वाले होते हैं, वो कहते हैं बेटा इसी को √c मान। रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। रियलिटी कहां से उठेगी? डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन से। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसीलिए बोल रहा हूं भैया, अपने नोट्स को सबसे कीमती एसेट मान के चल। तुम्हारी लाइफ में इस वक्त, तुम्हारी स्टेज में सबसे कीमती चीज जो तुम्हारे पास चल रही है वो तुम्हारे नोट्स हैं। उससे कीमती कुछ नहीं बेटा तुम्हारे पास आईफोन भी होगा तो वो भी 1000 बार खरीद लोगे। ये नोट्स जो है ना, ये बार बार नहीं बनेंगे। इसलिए जिस दिन एब्सेंट होंगे उस दिन के नोट्स कवर करें। चलिए फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर का पहला टॉपिक। ये तो पिछली क्लासेस से जुड़े हुए टॉपिक्स थे। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक क्या लिखा है मैंने? KOHL-RAUSCH। क्या है ये? कोई नहीं, तुम लोग पढ़ते रहना, मैं इसका नाम बता रहा हूं। इसे कहते हैं कोलरॉश। क्या कहते हैं? कोलरॉश। कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये लोग कह रहे हैं सर बंगाली नाम है। बहुत बढ़िया बेटा, वो रशियन नाम है, वो ऐसी नाम होते हैं उन लोगों के, जेरकोविच, निकोकोविच, पता नहीं क्या। आपको मैं बताऊं भाई साहब, जगह का नाम पे बड़ा असर पड़ता है।
आप श्रीलंका वालों के नाम देखो, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, सबके एक जैसे। साउथ वालों के नाम, मतलब रीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नाम में। क्या नाम लिखा है बेटा इसका? कोलरॉस लॉ ऑफ, इसे कर लो बेटा आईएमपी कर लो। बेहतरीन आईएमपी टॉपिक है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। आज पूरे लेक्चर लगा दें और अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो हम बहुत बड़ी जंग लड़ ले। ये तो शायद अगली क्लास में भी एंड हो जाए तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये टॉपिक है, फिर इसके क्वेश्चंस हैं, फिर इसकी एप्लीकेशंस हैं, और फिर एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन, मतलब बेहतरीन मजेदार चीज है। अब मसला ये होगा कि जो बच्चा आज नहीं आया, अगर वो परसों आ जाएगा तो अचानक से बेचारा, मतलब ऐसे हाल होगा उसका जैसे पैराशूट में जंगल में जाके गिर, कुछ समझ में नहीं आएगा पीछे आगे कहानी क्या है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कोलरॉस लॉ, समझ रहे हैं क्या मामला है इसका। बेटा इस टॉपिक का नाम है कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। सभी लड़के लड़कियों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से। एक क्रिकेट मैच में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते। अब ये मत बोलना सर 4 ड्रेसिंग रूम में बैठे 15 होते, ठीक है, ऑन ग्राउंड जो होते हैं वो 11 होते हैं। 11 में से एक खिलाड़ी बहुत धुआंधार खेलता है, उसको मैन ऑफ द मैच माना। मान लो उसकी टीम जीत भी जाती है, लेकिन क्या मैच के जीतने का कंट्रीब्यूशन बाकी 10 की तरफ से 0 है, या ये एक पूरी टीम परफॉर्मेंस है? इट्स अ टीम परफॉर्मेंस। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? भले ही 10 में से 2-3 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो 0 पे आउट हो गए, 2-3 ऐसे होंगे जिन्होंने हर ओवर में 6 खाए होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर उनकी टीम जीती है तो ये क्रेडिट किसी 1-2 को नहीं बल्कि किसको जाता है? 11 के 11 को जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? क्यों जाता है? क्योंकि वो एक टीम का पार्ट है। सिमिलरली मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं और जितने भी नेगेटिव आयंस हैं, जब ये इलेक्ट्रोलाइट करंट को कैरी करेगी तो उस करंट को कैरी करने का क्रेडिट तुम किसे दो? क्या सिर्फ पॉजिटिव को दोगे? क्या सिर्फ नेगेटिव को दोगे, या सबको दोगे? सबको दोगे। ये जो बात तुम्हें पता है ये कहा है कोलरॉस ने कहा कि भैया जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, क्या होता है बेटा? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, इसका दूसरा नाम हम जानते हैं, क्या नाम है बेटा इसका दूसरा? जीरो कंसंट्रेशन। तो कोलरॉस भाई साहब ने कहा कि देखो यार, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो कोई सी भी इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम टूटती है, मैक्सिमम आयनाइज होती है। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो दुनिया की हर इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम टूट जाती है। मैक्सिमम टूटने के बाद बेटा इनको बुलाना जरा जन्नत जब बेटा इधर बोर्ड पे, कोई सी भी इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम टूटती है। मैक्सिमम टूटने के साथ साथ एक और चीज होती है कि इसके जितने पॉजिटिव आयंस हैं, जितने नेगेटिव आयन में, उनमें कोई अट्रैक्शन बचता नहीं, इतना टूटते हैं कि दूर भाग जाते। पॉजिटिव उधर गया, उधर कोई फिजा में चला गया, नेगेटिव चला गया वहां कोलार, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव की भी अट्रैक्शन नहीं है। अब जब अट्रैक्शन नहीं है तो वो हो चुके हैं फ्री। अब उनको आपस में कोई सा भी बंधन बांधा हुआ, अब वो फ्री हो चुके हैं। लेकिन फ्री होने के बाद भी बेटा वो कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करते, वो एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? करंट को कैरी। पॉजिटिव आयन भी करंट को कैरी करता है, नेगेटिव आयन भी करंट को, उसका तो बेटा जन्म ही इसी काम के लिए। आयन क्या करता है? करंट को कैरी करता है। सारे पॉजिटिव आयन करंट को कैरी करेंगे, नेगेटिव कैरी करेंगे, और ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो होगी वो होगी कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और कंडक्टिविटी ऑफ एनायन के सम के बराबर। किसके बराबर बेटा? कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, कैटायन कितने करंट ले जा रहे हैं, एनायन कितना करंट ले जा रहा है, इन दोनों की कंडक्टिविटी के सम के बराबर। क्योंकि कोलरॉस ने कहा कि सारे आयंस बराबर मेहनत करेंगे, कोई कम ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, तो ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी बेटा? कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और दोनों की कंडक्टिविटी के सम के। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कितने लोगों को कोलरॉस लॉ समझ में आ गया? क्या बोलता है कोलरॉस? कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी काय के बराबर है? कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, कंडक्टिविटी ऑफ एन। क्या ये क्लियर है? हालांकि इसका पूरा फॉर्मूला मैं लिखूंगा अभी, फिलहाल एक बात बताओ, क्या ये क्लियर है? तो क्या बोला बेटा कोलरॉस लॉ ने? कौन सी कंडीशन पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ओवरऑल मोलार कंडक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड कंडक्टिविटी ऑफ एन। क्या ये क्लियर है? लेकिन एक बात का ख्याल रख, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयंस के बीच अट्रैक्शन निल हो और आयंस का माइग्रेशन फास्ट हो। आयंस अपनी मर्जी से घूमते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई भी बंधन जो है वो नहीं है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। आयंस दूर हो चुके हैं और बढ़िया अपने हिसाब से घूमते। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो बेटा कोलरॉस लॉ का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आता है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू लैम्डा पॉजिटिव। व्हाट इज लैम्डा पॉजिटिव? कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। लैम्डा नेगेटिव, व्हाट इज लैम्डा नेगेटिव? कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। और दोनों की कंडक्टिविटी का क्या करना है तुम्हें? सम लेना है। कैटायन के नंबर्स को x से डिनोट करना, एनायन के नंबर्स को y से डिनोट करना, और इंफिनिटी की कंडीशन है तो इनकी पावर में भी क्या जाएगा? इन्फिनिटी। क्या है क्लियर है? व्हाट इज x एंड y? x का मतलब नंबर ऑफ कैटायन, y का मतलब नंबर ऑफ एनायन। अरे हो सकता है ना कैटायन 100 हो, एनायन 20 हो? अरे हो सकता है, नहीं हो सकता? एक और बात,
मैंने आपको सिखाया था इनफाइनाइट डाइल्यूशन का दूसरा नाम होता है जीरो कंसंट्रेशन, तो इसको आप लिख सकते हो x लैम्डा पॉजिटिव टू दी पावर 0 प्लस y लैम्डा नेगेटिव टू दी पावर 0। बेटा दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों फॉर्मूले को लिखने का तरीका अलग है, लेकिन बात एक ही है। एक फॉर्मूला बता रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो अगला बता रहा है जीरो कंसंट्रेशन। दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो भैया, आई नहीं आई? क्लियर हुआ? तो कोलरॉज लॉ कब लगता है? नॉर्मल कंसंट्रेशन पे या जीरो कंसंट्रेशन? जीरो कंसंट्रेशन पे। कब लगता है? जब आयंस पूरी तरह फ्री हो या बंधे हुए हो? फ्री हो। कोई डाउट? लिखो बेटा, इसमें थ्योरी नोट करो। ताऊर भैया समझ में आ गया? इसमें थ्योरी नोट करना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करो, इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ब्रैकेट में लिखना जीरो कंसंट्रेशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ब्रैकेट में लिखो जीरो कंसंट्रेशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन ब्रैकेट में जीरो कंसंट्रेशन where ionization of electrolyte is completed, at infinite dilution or zero concentration where ionization of electrolyte is completed and each ion of electrolyte बेटा इलेक्ट्रोलाइट के आयन फ्री घूमेंगे या बंधे हुए घूमेंगे? each ion of electrolyte migrate freely due to negligible attraction between them. Each ion of electrolyte migrate freely due to negligible attraction between them. Each ion of electrolyte migrate freely due to negligible attraction between them. लिख लिया आप लोगों ने? due to negligible attraction between them. full stop लगा के लिखो. So overall molar or equivalent conductivity at infinite dilution, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जीरो कंसंट्रेशन। ओवरऑल मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ब्रैकेट में लिखेंगे जीरो कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू, काय के बराबर है? बिकम्स इक्वल टू सम ऑफ conductivity of cation and anions, becomes equal to sum of conductivity of cations and anions. Sum of conductivity of cation and anion, बेटा ये लाइन जरा अच्छे से हाईलाइट कर लो। sum of conductivity of cation and anion, इसको जरूर हाईलाइट करना बेटा, बहुत जरूरी है। sum of conductivity of cation and anion लिख लिया बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या फिट होने वाला है आपके हिसाब से? पहले तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लो। अब आपके हिसाब से फॉर्मूला क्या लगना चाहिए? मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल्स टू x लैम्डा पॉजिटिव टू द पावर 0 प्लस y लैम्डा नेगेटिव टू द पावर 0। बेटा जल्दी मुझे बताओ लैम्डा पॉजिटिव और लैम्डा नेगेटिव का मतलब क्या हो? यहां पर लैम्डा पॉजिटिव का मतलब है कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, बेटा लैम्डा नेगेटिव का क्या मतलब है? कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। बाय द वे एक्स और वाई क्या है? नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिस्पेक्टिवली। बेटा बहुत ही शानदार लेवल पे चीजें चल रही हैं तुम लोगों की। फॉर्मूला जल्दी से नोट करो और अभी इसको यूज करना भी सिखाऊंगा। यस बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आ सकती है, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस टॉपिक का ज्यादा इंपैक्ट या ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मोलार पे आता है। इक्विवेलेंट का इसका मामला जो है वो बहुत कम। बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मोलार एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्ट। कौन सी वाली इक्वेशन? डिबाई-हकल वाली। हाँ, उसके लिए भी ले सकते, उसके लिए भी ले सकते, क्योंकि वो कंडक्टिविटी के लिए। बेसिकली डिबाई-हकल बता ये रहा है कि कैसे कंसंट्रेशन से कंडक्टिविटी कम हो रही है, वेदर इट इज मोलार कंडक्टिविटी और इट इज इक्विवेलेंट। बच्चों देखो ये फॉर्मूला तो लिख लोगे, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है मेरा ये मानना है एक आध दो एग्जांपल्स तो मैं करवाऊं, फिर एक दो एग्जांपल आप करो। चलेगा नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई। अच्छा जल्दी से बताओ लैम्डा प्लस का मतलब क्या है? जल्दी सबके आंसर आना चाहिए। लैम्डा प्लस क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। लैम्डा नेगेटिव क्या है? वेरी गुड। एक्स और वाई क्या है? नंबर्स, काय के नंबर्स, कैटायन और एनायन। तो ये तो अपनी कहानी क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर ये कहानी क्लियर है तो यार एक बात बताओ, देखो इन्वर्टेड कॉमा तो वहीं क्लोज करके आगे बढ़ो। एग्जांपल लिखो। मान लो एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया मोलार कंडक्टिविटी निकालो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, निकालो BaCl2 के लिए। किसके लिए निकालो? व्हाट इज BaCl2? बेरियम क्लोराइड। तुम्हें पता है एक बेरियम मील कहलाता है। मील हमारा खाना होता है ना, मील एक बेरियम मील होता है। स्टमक में जब किसी तरह से स्टमक के अंदर की स्टडी करना होती है तो जिस इंसान को करना होती है उसकी बॉडी में बेरियम सल्फेट डाला जाता है, उसको पिला दिया जाता है, क्योंकि जब तक बेरियम सल्फेट अंदर नहीं जाएगा तो देखो हड्डियां थोड़ी हैं, रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी और अंदर की जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर से नहीं हो पाएगा। अंदर की बॉडी के अंदर के मामला को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? बेरियम। कुछ जगह
किसी की मान लो प्रेगनेंसी है तो वो ऊपर से ही लगा दिया जाता है, वरना ज्यादातर केसेस में अगर अंदर ज्यादा कुछ मसला है, अल्सर वगैरह जैसी प्रॉब्लम है, तो पिलाया जाता है। खैर अपन आते हैं बेरियम सल्फेट पे। बेटा बेरियम सल्फेट को अगर तोड़ेंगे तो आप देख सकते हो, जरा एक बार ध्यान देना बेटा, बेरियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो बेरियम अलग जाएगा, दोनों क्लोरीन अलग जाएंगे। बोलो भैया यस और नो। बेरियम पहले लिखा है तो प्लस आएगा, कितना प्लस आएगा? जितने क्लोरीन है, क्लोरीन 2 है, और दोनों क्लोरीन पे माइनस आएगा। बेटा इन दोनों को मुझे फॉर्मूले में फिट करना है। फॉर्मूला था लैम्डा पॉजिटिव, तो लैम्डा पॉजिटिव का मतलब कैटायन। इस फॉर्मूले में कैटायन कौन है जल्दी बताओ? बेरियम। तो मैं पॉजिटिव की जगह लिखूंगा Ba⁻+0, सॉरी 0 नहीं, इन्फिनिटी। क्या क्लियर हुआ? प्लस बेटा कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, एक बात बताओ, BaCl2 में एनायन कौन है? क्लोरीन है। तो आपने लिखा Cl नेगेटिव, लेकिन कितने क्लोरीन है? 2। तो ये 2 कहां लिखोगे? लैम्डा से पहले, इसकी पावर में इन्फिनिटी आया। अगर यहाँ 3 क्लोरीन होते तो 3 का लिखते हैं हम लैम्डा से पहले y की। अगर यहाँ बेरियम 2 होते तो हम x की जगह क्या लिखते बेटा? यहाँ 2। अगर बेरियम 4 होते तो x की जगह क्या लिखते हैं? 4। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? नहीं आया समझ? क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल, मोलार कंडक्टिविटी इन्फिनिटी पे निकालनी है AlCl3 के लिए। बताओ क्या होगा? पहले AlCl3 को रफ साइड तोड़ लेते हैं। तो जब AlCl3 को तोड़ेंगे तो एल्यूमिनियम अलग जाएगा, तीनों क्लोरीन अलग जाएंगे। बोलो यस और नो। बेटा एल्यूमिनियम पहले लिखा प्लस आएगा माइनस आएगा? एल्यूमिनियम पे प्लस आएगा, +3 क्लोरीन पर आएगा। क्या तुम इसे उठाकर फॉर्मूले में रख सकते हो? क्या लिखूं? तुम लोग बोलो, जल्दी बोलो। लैम्डा Al+3 टू दी पावर इंफिनिटी प्लस 3 लैम्डा Cl नेगेटिव टू दी पावर इंफिनिटी। आया नहीं आया? पक्का? अरे बोल दो यार। अगर ये आ गया तो एक काम करो, मोलार कंडक्टिविटी निकालो Ca3PO4 का होल ट्वाइस के लिए। व्हाट इज Ca3PO4? कैल्शियम फॉस्फेट। और उसके बाद निकालो मोलार कंडक्टिविटी AmBn। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 नहीं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। AmBn तो बेटा तुम्हारा दिमाग घुमा दे। बेटा क्या हाल है? जबीन लिखो जल्दी। खुसरो भैया क्या कह रहे थे? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है सही वक्त पे क्वेश्चन देकर आए। और बताओ भाई क्या हालचाल? मतलब सस्ता है जहांगीराबाद की मार्केट में मैंने देखा तो 20 में वैसे ही मिल रहे थे जैसे लास्ट टाइम। हाँ भाई, अरे तो देखेंगे ना, रात में देखेंगे, फिर बहुत जल्दी हो जाएगा, इसीलिए तो अवॉइड करा मैंने। मतलब कुछ ऐसे हैं जो 26 बता रहे हैं लेकिन वो हंसते हुए 20 में दे दो। अच्छा तो नहीं आता, फिर जाते कहाँ भाई? 800। तो देख लेगा, एक बचा हुआ था उसका, 32 में लिया था। 32 31 500 या 32 ऐसी कुछ खानी हुई नहीं, 31 600 वो वाइट वाला। भाई 30 में मुझे 32 का है भाई। नहीं, वो जो आखिर बैठा था वो आपके भी आएगा डेमो लेने, वो पिछली क्लास में नहीं आया अपने दुनिया जहान में घूम रहा है। मुझे नहीं लगता उन्होंने DIG की और ईदगाह की कोई कोचिंग साथ में तीनों। तो भाई आपके नवीन नगर की भी तो यही कहानी चल रही है भाई। नवीन नगर की कहानी बहुत खराब चल रही है। अरे भाई 12th में भी बहुत खराब है। अंदर क्या कहलाता है वो? सिंगार चोली क्या कहलाता है अंदर? एक जगह क्या कहलाता है वो जगह? देखो ऊपर लेवल एक जगह, इसकी टिपिकल गाँव के नाम से ही है, वहाँ ये बर्बादा है। वो टॉप लेवल मुझे लालघाटी गया नहीं आएगा जरूर भाई अपने। कब से नहीं आ रहा है? नहीं एब्सेंट हाउस रिपेयर में लगी। हाँ भाई देखेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पानी पियो? मैंने पी के आया। हाँ लेकिन ठंडा है वो भाई। कल का क्या सीन है क्लासेस का? शाम को सुबह बिल्कुल नहीं होता ये क्लास। मैं रखूँगा, मैं रिकवरी रखने का सोच रहा था। इस संडे उनको चिपका दूँ, मैं भी अगले संडे ले लूँ। राहुल हर संडे ले लूँ। परफेक्ट है अल्लाह का। चले भाई हम जाएँ जरा। 100% खराब होगी, 100%। क्या लिखा? प्लस माइनस भी तो आएगा AB पे। क्यों भाई लड़कियों, क्या आ रहा है इसका? सबसे पहले Ca3PO4 को देखते हैं। आप अगर Ca3PO4 को ब्रेक करोगे, अभी कुछ दिन पहले भी तो करा था इसको, तो आप देखोगे कैल्शियम 3 है, तीनों कैल्शियम पे आएगा प्लस। अच्छा चलो प्लस माइनस हटाओ अभी फिलहाल। आप देखोगे कैल्शियम यहाँ पर 3 है और PO4 यहाँ पर 2 है। बेटा कैल्शियम पहले लिखा है तो प्लस आना चाहिए, उतना प्लस आएगा जो नंबर PO4 से पहले क्या है 2। PO4 बाद में है, माइनस आना चाहिए। बेटा कितना माइनस आएगा? जितना कैल्शियम से पहले लिखा है, क्या लिखा है 3, तो ये आ गया -3। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, मोलार कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी क्या आएगा? लैम्डा Ca+2, लेकिन कैल्शियम कितने हैं 3 टू दी पावर इंफिनिटी प्लस 2 लैम्डा PO4 -3 टू दी पावर इंफिनिटी।
कितने लोगों का ये सही निकला? बहुत बढ़िया, सबका सही है, बहुत बढ़िया। अब इसका बताओ यार, AMBN, देखो ये काम बिगाड़ने वाली चीज है। AMBN बेटा सबसे पहले इसको तोड़ो, जब तोड़ोगे तो A कितने हैं तुम्हारे पास? M नंबर में A है, अरे यही है ना यार, ये A का नंबर है, A की क्वांटिटी है, ये B की क्वांटिटी है, B कितने हैं? N। अब दूसरी बात, A पे प्लस आएगा क्योंकि पहले है, A पे उतना प्लस आएगा जो B का नंबर है, B का नंबर क्या है? N। और B पे माइनस आएगा, उतना माइनस आएगा जो A का नंबर है, A का नंबर कितना है? M। नहीं आया समझ में? हर जगह MN सब ऐसे ही खेल रहा है, क्या ये समझ में आया नहीं आया? अब आप बताओ इसकी मोलार कंडक्टिविटी कैसे लिखोगे? मोलार कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो या जीरो हो एक ही बात है, तो यह आएगा m लैम्डा a टू दी पावर प्लस n इन्फिनिटी प्लस n लैम्डा b टू दी पावर माइनस m इन्फिनिटी। कितने लोगों का ये सही निकला? ग्रेट, पक्का सही बेटा। प्लस माइनस सब बराबर, सब बराबर। क्या गलती हो गई थी? एक प्लस और माइनस लगाना भूल गया, कोई बात नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते। कहां आते हैं बेटा? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। फिलहाल एक बात बताओ, क्या ये क्लियर है? कितने लोगों को कोलरॉज लॉ का फॉर्मूला यूज करना आ गया? इतना ही। एक न्यूमेरिकल नोट कर, क्वेश्चन नोट करो। In an electrolyte A2B3, the conductivity of A plus 3 is 76 Simon centimeter square mole inverse. The conductivity of A plus 3 is 76 and that of B minus 2 is 120 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बी की कंडक्टिविटी 120 है, लिख लिया। नाउ कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ A2B3। नाउ कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ A2B3। बेटा कितने लोग कर सकते हो आप लोग ट्राई? लेट्स ट्राई। बहुत आसान क्वेश्चन है, शादी बेटा ट्राई करो। क्या नाम है? आयुष एंड विकास। तबीयत कैसी है? बढ़िया, बिल्कुल।